नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे जैन जी से जोड़ा जाता है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर जैन जी का एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की परिणति ये हुई कि देश के एचआरडी मिनिस्टर या मानव संसाधन मंत्री, जिन्हें शिक्षा मंत्री भी कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और पेपर लीक कांड के मामले में सरकार ने कानून भी बनाया। जिन पर आंदोलनकार पर मुकदमे दर्ज थे वो मुकदमे वापस होने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो अपराधी हैं उन पर से मुकदमे ना हटाए जाए और जो युवा हैं, छात्र हैं, उन पर मुकदमे हटा दिए जाए। बात यहाँ आकर रुक जाती है, लेकिन बीच में एक बात ये भी आती है कि एक आंदोलनकारी को पैलेट गन से छर्रे लगे और वो घायल हुआ। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को शुरू से उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसकी लोकसभा के भीतर भी बात की, लोकसभा के बाहर भी उन्होंने बात की। जब लंबे समय से इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आज वो जिसको पैलेट गन लगी थी, साहिल को लेकर दिल्ली में थाने पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। संक्षेप में ये कि बाद में रिपोर्ट दर्ज की गई, ये खबर आई। उसके बाद राहुल अभी बैठे हुए हैं, ऐसी खबर है। ताज़ा जानकारी जैसी मिलेगी तो चर्चा के बीच में शेयर करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये उनका एक तरह से मीडिया को अपनी तरफ फोकस करने का एक तरीका था ताकि वो मीडिया की उस सरगर्मी में आ जाए। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी क्या कहते हैं ये भी सुनेंगे और जेपी नड्डा ने क्या कहा ये भी सुनेंगे। हमारे साथ चर्चा में जोड़ेंगे हमारे तीन मेहमान। दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जोड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट रमेश सिंह जी और स्टूडियो में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। सुनते हैं जेपी नड्डा और राहुल गांधी को। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है, 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। 1 महीने से ये घूम रहे हैं, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और राजनीति का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी दिखाई पड़ता है। घटना लगभग 1 महीने पुरानी, राहुल गांधी जी खुद बता रहे हैं, और जिसमें हजारों आंदोलनकारी शामिल थे उसमें पैलेट गन जब चली तो सिर्फ एक युवक को छर्रे लगे। ये भी सब जांच में निकलेगा कि आखिर ऐसी क्या थी, क्या सिर्फ उसी बच्चे को देखकर वो छर्रे उसकी तरफ आए, क्योंकि पैलेट गन जब चलती है तो उसके छर्रे फैल कर जाते हैं। अगर वहाँ भीड़ है तो फिर वो कई लोगों को लगेंगे, सिर्फ एक को नहीं लगते। तो ये सब जांच के मुद्दे, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें संज्ञान लिया, जाहिर है कि अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें ये करना चाहिए और इसी से लोकतंत्र में सरकारों पर नियंत्रण होता, सरकार पर अंकुश लगता है। और अगर प्रतिपक्ष गलत है तो सरकार उसको इग्नोर कर देगी, अगर वो सही है तो सरकार सुधार कर लेगी। यही लोकतंत्र का एक रास्ता होता है। तीनों मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। नागेंद्र जी दिल्ली से स्वागत है, फ़ोन पर रमेश सिंह जी आपका भी स्वागत है और पाठक जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रमेश सिंह जी आपके साथ करना चाहता हूँ। ये जो सारा मामला है इसमें राजनीति तो है ही है,
लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उस पर भी पुलिस को और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा एक पत्रकार के नाते कि देश सबके लिए बराबर है। भाजपा शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य या किसी दीगर पार्टी के शासित राज्यों में भी राहुल गांधी जी को जाना चाहिए और वहाँ भी जाकर उनको उसी तरह के न्याय की बात करनी चाहिए। छात्रों के न्याय की बात हो, उसमें ये भी बात हो कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली को घेर लिया और फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यहाँ सब चीज़ खुली चल रही है। अंतिम बात, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तब वहाँ भी पेपर लीक हुए थे और उस समय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कोशिश करने के बाद भी रुक नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार रोक दे और कांग्रेस सरकार से रुक नहीं पाए तो उसको लिबर्टी मिल जाए। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देश सबको देख रहा है। पहले रमेश जी आपकी राय, फिर मैं आऊँगा नागेंद्र जी की तरफ। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी का जो रवैया है, अभी अचानक वो सक्रिय हुए हैं और वो सिलेक्टिव है। अच्छा, उनका सिलेक्टिव होना उनके राजनीतिक के हित के लिए, उनकी राजनीति के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन सवाल यह मामला पैलेट गन का है। तो पैलेट गन, मैं आपको बताऊं, कश्मीर से कब चलन शुरू हुआ था, जब हुर्रियत के लोग वो पत्थरबाजी करते थे तो 15-15, 20-20 को लगते थे वो छर्रे। और उस वक्त कई लोग जो मानवाधिकार संगठन है, खासतौर से गैर कश्मीरी, ये लेफ्ट लिबरल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, क्योंकि अगर वो जो हालात थे उनसे निपटने के लिए अगर पैलेट गन की अनुमति नहीं होती तो फिर नेक्स्ट उसकी गोली थी। तो गोली ना चले, इसका सबसे अच्छा विकल्प था पैलेट गन। पैलेट गन एक ऐसी चीज है जो भीड़ को कंट्रोल करती है, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं होता। अब देश की वहां पर जो जंतर मंतर पे जो हुआ था, जो घटना हुई थी, उसमें एक को लगे, आपने बहुत सही कहा कि अगर वो लगती तो 10-25 को लगती, एक को नहीं लगती। इसमें शक जाता है कि ये कोई मतलब क्राफ्टेड या मतलब वो बना बनाया वो ड्रामा है, क्या है, क्योंकि सीजेपी वाले बहुत कुछ ड्रामे कर रहे हैं और उस वक्त बहुत सारे ड्रामे हुए भी थे। तो खैर जो भी है वो जांच में बात सामने आ जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब वो घटना घटी थी उस समय भीड़ जो थी उसमें 75% अपराधी थे, 25% ही छात्र थे। और तो 75% का इरादा वो हालात पैदा करना था कि पुलिस को गोली चलानी पड़े, संसद पर कब्जा करने की रणनीति थी। वो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे वो तो मोदी को ठोकने जा रहे थे। तो जब देश की संप्रभुता को चैलेंज होता है तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने ऐसा ही चैलेंज ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था। इंदिरा गांधी ने विजयंत टैंक, 4 टैंक तैनात किए थे, जिसमें वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर टैंक से फायरिंग की थी। तो अगर देश की संप्रभुता को चैलेंज होता है तो पैलेट गन तो क्या गोली भी चलनी चाहिए, वरना जो हाल बांग्लादेश का और श्रीलंका का हुआ था वही हमारे यहाँ भी होता। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी इस किस्म के हालात पैदा करेगी तो पैलेट गन भी चलेगी और गोली भी चलेगी। मैं आपको बताऊं, इस समय देश के जो युवा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो आंदोलित है। सीजेपी के जो रवैया है, सीजेपी का जो रवैया है वो सिलेक्टिव है। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में वो गतिविधियां चला रहे हैं। अभी जयपुर में जो हुआ है, जयपुर में जो उनका प्रवक्ता है रंग का, उसको भगा के मारा। तो इस किस्म की जो गतिविधियां हैं, इसका एक विस्फोटक स्वरूप आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीजेपी है वो समझदारी से काम करके इस तरह के कोई कदम नहीं उठाएगी। देखिए, हालत तो ऐसे है कि समझदारी की दरकार सब तरफ से है, सरकार की तरफ से भी और जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से भी और प्रतिपक्ष की तरफ से भी है। क्योंकि अगर पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे तो सरकार की गलती है। अगर सीजेपी नहीं आती, कॉकरोच पार्टी, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे होते। सरकार ने कानून नहीं बनाया होता। तो सरकार को जगाने के लिए, सरकार को नियंत्रित करने के लिए भी ये जरूरी है और सरकार की भी गलती है। हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं और इसमें ये जरूर हम बात करेंगे कि सरकार का दायित्व ज़्यादा होता है, लेकिन प्रतिपक्ष का मतलब ये नहीं कि वो फिर निरंकुश या अराजक हो जाए कि हम संसद में घुस जाएं। संसद में एक बार हमला हुआ था आतंकी, और दूसरी बार ये जो भीड़ थी, अगर ये संसद में घुसती तो कल्पना करिए क्या होता।
फिर दूसरी बात होती है कि साहब पुलिस थी तो पुलिस ने घुसने क्यों दिया। लोग कहते कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो लोग कहते कि गोली चलाने से किसने मना किया था, गोली चलाने का ऑर्डर देने वाले थे, ऑर्डर देना चाहिए था। तो पुलिस की स्थिति तो ऐसी है कि वो एक पुरानी कहावत है, गरीब की लुगाई की तरह। हालांकि पुलिस कभी गरीब नहीं होती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर वो इसी तरह की भूमिका में है। वो कार्रवाई करे तो प्रतिपक्ष के निशाने पर आए, ना करे तो सरकार के निशाने और जनता के निशाने पर आए। तो ये कठिन दौर है पुलिस के लिए भी कि वो आतंक उपद्रवियों को, संसद में घुसने वालों को जादू की छड़ी से नहीं रोक सकती। एक ही रास्ता, लाठीचार्ज करे या फिर आंसू गैस चलाए या फिर गोली चलाए। अच्छी बात यह कि गोली चलाने की नौबत नहीं आई। ये पैलेट गन का जहाँ तक मामला है, जांच से साबित हो जाएगा कि ये पैलेट गन चली कहाँ थी। अगर वो चली थी तो जिस समय वो लगी थी व्यक्ति लहूलुहान हुआ होगा, नीचे गिर गया होगा, आसपास के लोगों को भी उसके छर्रे लगे होंगे, तो वो कहाँ थे, क्योंकि पूरे आंदोलन की रिकॉर्डिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जांच पड़ताल में ये चीज़ें निकल कर आएंगी। पुलिस ने गोली चलाई है तो पुलिस अपना जवाब देगी कि हमने क्यों चलाई, और अगर ये कहीं साजिश के तहत किया गया तो वो भी उजागर होगा। नागेंद्र जी, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, आज जो राहुल गांधी ने किया है, मैं उनमें से उसको 10 में से 10 नंबर दे, क्योंकि वैसे भी लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि अगर कहीं संज्ञेय अपराध हुआ है तो व्यक्ति अपनी FIR उसकी दर्ज होनी चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात, इस बात को यूं आगे बढ़ाता हूँ राजनीति जी। कोई भी राजनीतिक दल और राजनेता होता है, वो किसी भी मुद्दे को उठाता है तो शुरुआती मंशा तो उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी जो उसकी मंशा होती है राजनीतिक दल की या राजनेता की, वो मंशा ये होती है कि उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, उस मुद्दे से राजनीतिक नफा और नुकसान कितना हो सकता है। क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय देश का युवा अलग अलग मुद्दों को लेके अलग, चाहे उसमें CJP पार्टी है उसके आंदोलन को जोड़िए, आप स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो रहे हैं जैसे झारखंड में हुआ, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी हम गूंज के नाम से युवाओं को लेकर कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये माना जाता है कि 18 से करीब 35 वर्ष के जो है युवा, उनकी जो संख्या है वो करीब करीब 38-40 करोड़ के करीब पानी का जी। इस पे उन्होंने नैतिक जीत दर्ज करी है राहुल गांधी। लेकिन राजनीतिक दल की अंतिम मंशा जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्या इसका लाभ उन्हें 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर या हिमाचल में मिलेगा? असल बात राजनीति की ये है कि राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत है कि उनका राजनीतिक अभियान और जमीनी सक्रियता है, उसमें निरंतरता का लगातार अभाव है। मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन मुद्दों को कंटिन्यू करने के बजाय एक समय के बाद मुद्दा छोड़ देते हैं, फिर दूसरा मुद्दा, मुद्दा दर मुद्दा, मुद्दा दर मुद्दा, मुद्दा दर मुद्दा, पिछले 12 सालों में हमने ये लगातार देखा है। और इसी के चलते उनकी जो गंभीर राजनेता के रूप में स्वीकार्यता का संकट अब भी इतने साल की राजनीति के बाद भी उनके साथ बना हुआ। और मैं तो जो कांग्रेस के थिंक टैंक है या राजनीतिक रणनीतिकार है, उन पे मेरा मन बली बली हारी करने को जाता है। मुद्दे उठाते हैं, उनके साथ लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाते, फिर फेयर के साथ वो अगले मुद्दों को उठा के लाते हैं। असल दिक्कत क्या है कि असल बात छात्रों की तो वोट बैंक की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल में, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं कह रहा, सभी राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की मंशा रहती है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि आंतरिक जो असंतोष है और क्षेत्रीय छत्रपों की मनमानी है वो इस कदर बढ़ गई है पार्टी में कि पार्टी उस पर तो ध्यान दे नहीं रही। पार्टी ये चाहती है कि किसी एक मुद्दे के जरिए हमें ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि पूरी देश की जनता हमारे साथ जुड़ जाएगी, हमें अपार बहुमत दिला देगी, लेकिन ऐसी संभावना है नहीं। अभी जो काम करने, मेरे हिसाब से, मतलब मेरी राय बहुत छोटी हो सकती है और डिफर भी हो सकती है, मेरे हिसाब से देखिए राजनीतिक दल अभी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को जोड़ के आगामी विधानसभा चुनाव पे ध्यान। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी चलो इसको तो न्याय दिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन पंजाब में जो सिर्फ डबल चल रहा है उसमें वो अपने नेताओं को न्याय दिला पा रहे हैं? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी रहेंगे या राजा वड़िंग रहेंगे, वहां की बात आप देखिए। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का काम मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों पे स्टैंड करना, उन मुद्दों को स्थापित करना होता है। लेकिन कांग्रेस के साथ मुद्दों को स्थापित करने का नितांत अभाव मुझे नजर। ये सब चीज़ें, जो चीज़ें गंभीरता की है कि सियासत में गंभीरता होनी चाहिए, उसमें गहरापन होना चाहिए और उसमें मर्यादा भी होनी चाहिए, भाषा की भी और व्यवहार की भी। पाठक जी, सवाल है कि मैंने कहा था एक बार संसद पर हमला हुआ था पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा। संसद पर कोई भी घुसेगा तो उससे बड़ी कोई जगह नहीं है, और पुलिस या सुरक्षा बल उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पैलेट गन की बात बार बार निकल के आ रही है, ये तो जांच में निकल कर आएगा। अगर ये
सच्ची है तो भी साबित होगी, अगर ये झूठी है तो साबित हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जो बार बार बात हम घूम फिर के कर रहे हैं, कि पैलेट गन के छर्रे निकलते हैं। आरोप है कि 5-7 फायर हुए हैं पैलेट गन के, और ये भी कहा गया है कि जो जख्मी हुआ उसको 200 छर्रे लगे हैं। 200 छर्रे बहुत होते हैं शरीर में। अगर ये सब है तो फिर किसने मारे हैं, कहाँ मारे हैं, कैसे मारे हैं? फिर लोग कहते हैं कि पुलिस तो भूतों से भी बुलवा लेती है, क्योंकि उसके पास सारे तरीके होते हैं सच उगलवाने के। तो ये जो सारा मामला है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब उसकी जांच करेंगे। जांच पुलिस अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि मामला राष्ट्रीय स्तर का हाई प्रोफाइल है, गंभीर है। इसमें कोई लापरवाही होगी इसकी हम उम्मीद नहीं कर रहा, ना ऐसी कोई संभावना लगती। लेकिन इसमें जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो जरूर चौंकाने वाली होंगी। आपकी राय, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल राघवन जी, देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने वाली पार्टी और सरकार, जहाँ कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, वो सेलेक्टिव आंदोलन को नहीं पकड़ पाई। ये इसको इसमें इस तरीके से देखता हूँ कि यदि वो ये मुद्दा जो है एक प्रकार से हाथ में, जैसे जेनजी है, अब जेनजी शब्द को अभी एक बहुत बड़ा एक वर्ग पैरा हो रहा है जो जेनजी मानते ही नहीं है कि जेनजी शब्द ही कोई मतलब काम का नहीं है। सवाल ये आ रहा है यहाँ पे कि आखिर कुल मिला के उस नेतृत्व के लिए जो भी शब्द का प्रयोग किया, आखिर उसमें वर्ग शामिल है युवाओं को, देश का। ये जो घटना घटी है और ये जो एफआईआर की बात आई है, देखिए, पैलेट गन जांच का विषय हो सकता है, बात सुरक्षा की है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं, देखिए, सूचित, शिक्षित और प्रेरित तीनों चीज़ें अगर उसमें कर रही है, मतलब अगर सरकार को कि सूचना तंत्र कहीं कमज़ोर था, जो ये आंदोलन आया, अगर उसमें सही प्रशिक्षित वर्ग उसको हैंडल कर लेता तो ये मुद्दा इतना बड़ा बनता नहीं है। और प्रेरित करने वाले जो लोग हैं, जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए आते हैं, वो ही कई बार इस घटनाओं को अंजाम, इस तरीके की जो घटनाएं जो नहीं पकड़ पाते हैं और जो आंदोलन का रूप ले लेती है। ऐसी बात नहीं कि देश के ही लोग थे, देश के ही युवा था, उसको समझाया जा सकता था, बहुत सारी बातें थी। खैर, अब बात हाथ से वो निकल गई है। मुद्दा बहरहाल विपक्ष के हाथ में, मजबूत विपक्ष बन रहा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मजबूत विपक्ष बनने का ये मतलब नहीं कि सरकार कमज़ोर हो जाए, क्योंकि सरकार का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है निर्णय लेने के लिए। अब यहाँ पे स्थिति ये आ रही है कि अगर आप ये तो एक नजीर बन गई कि सब एफआईआर हो गई और एफआईआर की जांच हो जाएगी, लेकिन ऐसे मुद्दे बहुतेरे, पूरी जो आपने कहा कि जो गैर भाजपा सरकार या कांग्रेस की सरकार या अन्य किसी दल की पार्टी की सरकार हो, ये पूरी जगह अगर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये मुद्दा अब एक दिशा ले चुका है और इसको अगर सही ढंग से, और सबसे बड़ा यहाँ पे जो पुराने लोग जो मतलब जैसे कहते हैं टीकाकार या सलाहकार जो हैं, अगर अखबारों के ज़माने की बात आप करें कि आज की खबर कल छप के मिलेगी, अब वो समय नहीं रहा। अगर मैसिव मैसेज में कहीं लीकेज होगा तो ये हमेशा, आज भी लोग भ्रमित हैं खबरों को लेके। आज आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब पे देख लें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सही खबर कौन सी है इसमें से, वो सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है आदमी को। तो वो भ्रमित है, मतलब देश का युवा ऑलरेडी बहुत भ्रमित है, और उसको दिशा देने के लिए अगर कोई ठोस रणनीति, केवल इस्तीफे से, सरकार को अस्थिर करने से ये मुद्दे नहीं सॉल्व हो सकते। इसमें कोई एक एंगल सरकार को नया लेना पड़ेगा। सरकार ने तो नया एंगल ले लिया, जो हमने देखा, कानून बना दिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था उसको हटा दिया, और वो कानून ही एंगल है इसका। बाकी तो सिस्टम को सुधारने की बात है, तो सिस्टम में भी काम हो रहा है, क्योंकि उसमें कमेटी बना दी गई है, नंदन नीलकेणी उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन रमेश जी, बात यह है कि एक और पैच फंसा है इसमें सियासत का, क्योंकि इसमें सियासत ज़्यादा है। कांग्रेस वंदे मातरम के मुद्दे पर थोड़ा फंस गई है। आज़ादी के पहले जो 1937 या 36 की हम बात करें, अप्रैल में कांग्रेस की अधिवेशन में मुस्लिम लीग के विरोध पर जब वंदे मातरम के 4 छंद हटाए गए थे और शुरू के 2 छंद गाए गए थे, उसको लेकर कांग्रेस फंस गई है और पूरे देश में इस पर उसकी आलोचना भी हो रही है। और एक वर्ग में ये जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर जा रही है, क्योंकि वंदे मातरम को पूरा गाने का विरोध सबसे पहले मुस्लिम लीग ने किया था। और मुस्लिम लीग के विरोध करने के पहले कांग्रेस के 6-8 ऐसे बड़े मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने इसको गाया था पूरा, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन कांग्रेस अब मुस्लिम लीग जिन्ना के रास्ते की बात कर रही है कि हम तो सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे जो आज से 90 साल पहले गाए गए थे 1936 में। तो 1936 में तो जिन्ना के मुस्लिम लीग के विरोध पर वो 4 छंद हटे थे और 2 छंद गाए गए थे। अब मुस्लिम लीग भी चलेगी भारत से, जिन्ना भी भारत से चले गए, और जिन्होंने ये मांग की थी उनके लिए एक देश दे दिया गया। अब जो देश बचा उसमें वंदे मातरम का विरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम का विरोध करने वाले पाकिस्तान चले गए। अब जो है वो इसी शर्त पे है कि भाई जो इस देश में
हिस्से में रहे हैं, आप इसको मानिए, और ये कानून बन गया है। कानून को आप अगर एक तरफ दरकिनार करेंगे तो फिर आप संविधान की किताब रखने का नाटक कर रहे हैं। आपकी छोटी सी राय, क्या ये वंदे मातरम में जो कांग्रेस फंस गई है उससे ध्यान बटाने के लिए 1 महीने बाद छर्रे का मामला आया, पैलेट गन का मामला आया? बहुत छोटी टिप्पणी आपकी। कांग्रेस के गले में फंसा है वंदे मातरम, ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा, क्योंकि आज जो 1937 के हालात जो थे, परिस्थितियां थी, आज भिन्न है। आज 2026 है, तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस देश में जवाब नहीं, बिल्कुल नंगी हो गई, देश में जवाब नहीं दे सकती। जिसने भी कांग्रेस से सवाल किया उसको कांग्रेस के लोग जवाब घुमा फिरा के भी देना चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि अगर वो मुस्लिमों को तुष्टीकरण कर रही है, ये बात क्लियर दिख रही है। और मैं छोटी सी और टिप्पणी करना चाहता हूँ आपको कि युवाओं को संबोधित करना पड़ेगा भाई साहब, कांग्रेस को, सरकार को। युवा सिर्फ जो पेपर लीक के मुद्दे पर नहीं, युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा गुबार भरा है, उसे एड्रेस करना पड़ेगा, और उस गुबार को दिशा देने का काम राघवेंद्र जी इस समय एल्गोरिदम कर रहा है। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम कर रहा है, और उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल अराजक तत्व और ये जो सीजेपी कांग्रेस के लोग हैं ये कर रहे हैं। ये उनकी डीप स्टेट इनकी मदद कर रहा है एल्गोरिदम के माध्यम से। तो सरकार को एल्गोरिदम पे कंट्रोल करके जो अराजक तत्व है, सीजेपी है, कांग्रेस है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना होगा और युवाओं को एड्रेस करना होगा, युवाओं से जानना होगा कि युवा क्या चाहता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि सरकार की जो मर्जी में आया वो करेंगे। सरकार की मर्जी का एक ऐसा फेज आया, एक ऐसा चरण आया है जिसमें युवा बहुत तेजी से जागृत हुआ है। उसको परिस्थितियां कह लीजिए, भाई बांग्लादेश और श्रीलंका में बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इस देश का जो युवा है वो अब अपने तरीके से सोचने लगा है, अपने तरीके से एक्ट करने लगा, और ये जो जंतर मंतर वाली घटना है ये उसे ट्रिगर कर रही है। मैं रमेश जी, मैं कई बार कह चुका हूं, जब ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर नेपाल, उसके पहले नेपाल में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, मैंने कहा कि भारत ना तो बांग्लादेश है, ना श्रीलंका, ना नेपाल है। भारत एक अलग देश है, इसलिए ये पड़ोसी राज्यों में जो तख्ता पलट हुआ है, जो राजनीतिक गतिविधि हुई है, उससे भारत को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और लोगों को ये सपने भी नहीं देखना चाहिए कि जैसा वहाँ तख्ता पलट हुआ है नेपाल में और बांग्लादेश में, वैसा भारत में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं। नागेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि वंदे मातरम का जो मामला है, जो एक तरह से जब गायन हो रहा था कांग्रेस कार्यालय में, और जिस ढंग से सोनिया जी का रिएक्शन था, वो बहुत ही, मैंने तो उनका इतनी बेचैनी और इतनी हड़बड़ी मैंने तब भी नहीं देखी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तब भी मैंने सोनिया जी को इतना बेचैन नहीं देखा। आदरणीय राजीव जी की हत्या हुई तब भी मैंने उनको इतना बेचैन नहीं देखा जितना मैंने वंदे मातरम पूरा गाते समय देखा। और ये देश में जाएगा, चला गया है, तो अब इसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जितना समर्पण 1936 में नेहरू जी ने जिन्ना के सामने किया था कांग्रेस अधिवेशन में, उससे ज़्यादा समर्पण आज कांग्रेस करती हुई दिख रही है, क्योंकि अब कोई जिन्ना नहीं है जो ये डिमांड करे, क्योंकि जिन्ना जैसी डिमांड करने वालों को पाकिस्तान मिल गया। अब जो भारत के मुसलमान हैं वो कम बोल रहे हैं, कांग्रेस उनके पक्ष में ज़्यादा जा रही है। मुस्लिम लीग जो चलती थी उससे भी ज़्यादा कांग्रेस जा रही है, और ये देश पूरा देख रहा है सब बातों को। तो इसका नफा नुकसान सियासत में होगा, क्योंकि 80% देश में हिंदू है और 20% मुस्लिम और बाकी वर्ग है। तो अगर इस लाइन पे कांग्रेस चलेगी तो नतीजे सामने है, वो कई चुनाव नहीं जीत पाएगी। एक चुनाव की तो बात अलग है। आपकी राय बहुत छोटी सी संक्षेप में। राजेंद्र जी, कांग्रेस इसी लाइन पे चलेगी, वंदे मातरम का विरोधी करेगी। कांग्रेस और उसके नेताओं को लगता है कि वंदे मातरम का समर्थन करना है हमारी भाजपा की राजनीतिक, उनके दिमाग में ये बात है, तो वो इसीलिए उन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठा रही है। और देखिए जो इस तरीके का मुद्दा है युवाओं का, इस पे कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठाना चाह रही है कि उन्हें ये लगता है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट तो जब आएगी, वो पहले से मान के चल रहे कि जंतर मंतर पे छात्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, या तथाकथित बर्बरता, तथाकथित पैलेट गन का मामला, छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार, ये सारी बातें कांग्रेस पे मान के चल रही कि इनमें दोष सिद्ध होना ही होना है। कांग्रेस और सरकार दोषी सिद्ध होगी। कांग्रेस इसमें जांच को, तथ्यों को, गवाहों को, और जो कमेटी करेगी उस लंबे प्रोसेस को यकीन नहीं, वो तो तथाकथित ये मान के चल रही है, वो तो इसे मैगी का इंस्टेंट नूडल मान के चल रही है कि 2 मिनट में जैसे नूडल मिल जाता है। लेकिन ये जांच मैगी की
स्टेट न्यूट्रल टाइप थोड़ी है, इसमें तो समय लगना है, तथ्य आने हैं, गवाह आने हैं, सबूत आने हैं, जांच प्रक्रिया पूरी होगी अलग तरीके से। बिल्कुल। तो बहुत सी बातें जो सामने आएंगी। पाठक जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी मुद्दा है अपनी शुरुआती दौर में वो अपनी पवित्रता रखता है, लेकिन जैसे ही उसका विस्तार होता है तो प्रदूषण लग जाता है। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और उसका काम भी है। नहीं, वो कि- क्या जी। वंदे मातरम की वजह से इस मुद्दे को एक महीने बाद नहीं, वो तो बिल्कुल ये तो अंडरस्टूड सा है। मुद्दे को अगर देखिए, यही तो राजनीति है कि अगर उस मुद्दे को सबसाइड नहीं करना होता तो न ये एक सिंगल जो आपने पैलेट वाली बात कही, एक जगह क्यों होती, 100 पैलेट वाले भी आ सकते थे। तो और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है तो फिर एफआईआर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो नहीं, पूरे वो तो मामले कोई- की जांच कर रही है। बिल्कुल जी। उस बात पे तो कुछ बात ही नहीं है, लेकिन इसमें मूल बात जो मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये मुद्दे जो बन रहे हैं मैं उसके मूल मतलब मैं जी। उसके मतलब मूल में जा रहा हूँ कि यदि उसमें ये सब चीजें फैल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं सूचना तंत्र की और हमारे सरकार की को एक प्रश्न चिन्ह लगाती है उस मामले में कि अगर ये उसको और संजीदगी से हैंडल करे तो ये मुद्दे बन ही नहीं पाए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है इसमें। देखिए, मुद्दा तो बहुत बड़ा था, ये सिर्फ पैलेट गन पे आकर रुक गया। मुद्दा तो संसद के भीतर घुस कर हमला करने का था। मुद्दा तो ये भी था कि 14 अगस्त की रात को जो शहजाद भट्टी है उसकी पूरी जो गैंग है वो देश भर में माने हिंसा कराती, विस्फोट कराती। तो सरकार का सूचना तंत्र, सरकार की कार्रवाई तो बहुत मजबूत है, लेकिन इतना बड़ा 150 करोड़ का देश है, इसमें देशद्रोही भी हैं, सरकार की खिलाफत करने वाले भी हैं, और उस बीच में अगर एक पैलेट गन की बात निकल के आ रही तो ये वैसे ही जैसे कि समंदर की रेत में एक सुई आप कहीं से पकड़ के ले आए। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सूचना तंत्र की सफलता को हम आंक नहीं सकते, क्योंकि सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। सरकार ने कार्रवाई भी की है, लेकिन ये जो एक छोटा सा मामला है पैलेट गन का, ये भी क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी इसको लेकर सामने आए, लेकिन एक महीने बाद आए, वो क्यों आए ये सब जांच में आ जाएगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा। पाठक जी, आपका साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। और रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।